और बिहार में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कपल चाहते हैं कि वो बच्चा कंसीव करे। टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम आपने सुना होगा। ये बिल्कुल। पहली वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा नेचुरल तरीके से माँ बाप नहीं बन पाते हैं। तो ये सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वसनीय तकनीक है। कि बिहार की सामाजिक ताने बाने में क्या लोग कंफर्टेबली इस प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, या उनको लगता है कि ये कोई कलंक है, या उन्हें झिझक होती है? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है क्योंकि बहुत लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। या एक महिला है, उनके पार्टनर को अज़ूस्पर्मिया है, दैट मीन्स सीमेन तो है बट उसमें स्पर्म नहीं है, तो क्या ऐसे केसेस में बायोलॉजिकल चाइल्ड होने की संभावनाएं हैं या नहीं? नमस्ते दर्शकों, खुशखबरी का मंत्र पॉडकास्ट में मैं आपकी होस्ट शैली मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ क्या है, किसे इसकी जरूरत पड़ती है, कब इसकी जरूरत पड़ती है, और बिहार के संदर्भ में इसकी क्या भूमिका है। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर दयानिधि फ्रॉम इंदिरा आईवीएफ। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च किया है जो मैं हमारे दर्शकों से बताना चाहूँगी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर दयानिधि कुमार ये भारत के पहले ऐसे भ्रूण विज्ञानी हैं जिन्होंने क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में मास्टर्स और पीएचडी दोनों किया है, दोनों की डिग्री इन्हें प्राप्त है। वे पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से आईवीएफ के क्षेत्र में कार्यरत हैं और वर्तमान में इंदिरा आईवीएफ पटना के सेंटर हेड और बिहार के प्रमुख हैं, जिन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए हैं। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अभी तक 15,000 से ज्यादा सक्सेसफुल एम्ब्रियो ट्रांसफर्स किए हैं। सर, आपके अचीवमेंट्स को सुनकर वाकई मैं दंग रह गई हूँ। और चलिए इसी के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा रिसर्च करने के लिए और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। सर, अब मैं आती हूँ हमारे पॉडकास्ट के ऊपर। आप ये बताइए कि आईवीएफ क्या है? यस, आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो मतलब होता है शरीर के बाहर। यानी जब भी कोई फर्टिलाइजेशन मतलब होता है जब हम महिलाओं के एग और पुरुष के स्पर्म दोनों मिलते हैं नेचुरली बॉडी में, जो कि फैलोपियन ट्यूब में होता है, और वो 5 दिन ये मिलने के दौरान जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो वो महिला के बच्चेदानी गर्भाशय में जाके वहां चिपक जाता है। तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया महिलाओं के शरीर में हो तो उसको बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन, विवो। और वही प्रक्रिया अगर महिलाओं के शरीर के बाहर हो, यानी हम लैब में करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इसी को सरल भाषा में जो दर्शक लोग जानते होंगे टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, राइट। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम आपने सुना होगा। ये पहली वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा जो भी दंपति निसंतान हैं या जो नेचुरल तरीके से माँ बाप नहीं बन पाते हैं, तो ये सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वसनीय तकनीक है। और अभी तक लगभग 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे इस दुनिया में इस तकनीक के द्वारा आ चुके हैं। यानी अगर हम बात करें इंदिरा आईवीएफ की, तो इंदिरा आईवीएफ के माध्यम से हर एक आधे घंटे में भारत में जो बच्चे आ रहे हैं वो इंदिरा आईवीएफ के माध्यम से आ रहे हैं। यानी हर एक 24 घंटे में आप समझ सकते हैं 50 बच्चे हमारे माध्यम से इंदिरा आईवीएफ के माध्यम से आ रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि जो माता पिता बच्चों का सपना रखते हैं लेकिन बच्चे कंसीव नहीं कर पाते, उनकी आप इतनी मदद कर रहे हैं, उनके परिवार में खुशियां भेज रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यह प्रक्रिया कैसे होती है? तो जैसा कि मैंने बताया, कोई भी दंपति जो भी नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से माँ बनने की कोशिश कर रहे हैं और शादी के 1 साल से ज्यादा हो गए या 1 साल से ज्यादा टाइम से कोशिश कर रहे हैं और नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अपने जो भी नजदीकी जो निसंतानता रोग विशेषज्ञ है या जो आईवीएफ सेंटर है वहां पे जाएं और सबसे पहले जांच करवाएं। जांच करवाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग डायग्नोसिस को उतना तवज्जो नहीं देते हैं अपने लाइफ में, लेकिन जब आपका डायग्नोसिस यानी जब हम उसका पता करें कि दिक्कत कहाँ पे है, उसके बाद सारी जो ट्रीटमेंट है वो आसान हो जाती है। तो पहले डायग्नोसिस, पहला स्टेप है डायग्नोसिस। सेकंड हो गया जांच के आधार पे उसका बताया जाता है, पति पत्नी दोनों की जांच होती है। और यही एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहां पति पत्नी दोनों को होती है। अदरवाइज आप कहीं और जगह जाएंगे तो जिसका
प्रॉब्लम होता है उसकी जांच होती है, उसकी जांच होती बट है। यहाँ पति पत्नी दोनों की जांच होना है, क्योंकि इक्वालिटी ऑन द नेक्स्ट लेवल। यस, बिकॉज इस माँ बाप, आप हाँ, समझिए आप बन क्या रहे हैं, माँ और बाप दोनों बन रहे हैं, दोनों बन तो रहे हैं। दोनों का जांच होता है, क्योंकि दोनों का 50-50 कंट्रीब्यूशन है। जी, और जांच के आधार पे हम लोग बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है पहली, दूसरा जो प्रॉब्लम है उसका निदान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तीसरा होगा जो सॉल्यूशन हम करेंगे उसका सफलता का दर क्या है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट हम लोग बताते हैं कि उस सफलता को जो आप वो तकनीक इस्तेमाल करेंगे उसका खर्च कितना लगेगा, वो जेब पे कितना भारी पड़ेगा। सर तो हम लोग तो बिहार में हैं और आप भी बिहार से हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि बिहार की सामाजिक ताने-बाने में जब लोग इतना कमेंट पास करते हैं, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में भी उनको जानना रहता है, तो क्या लोग कंफर्टेबली इस प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं या उनको लगता है कि ये कोई कलंक है या उन्हें झिझक होती है? बिल्कुल झिझक तो होती है, ये हमारा, और मैं सबसे बड़ा बात हुँ, बताता हूँ जो कि चूंकि मैं 10 वर्षों से अपने बिहार में काम कर रहा हूँ, तो हमने ये देखा है कि ये सिर्फ पति पत्नी का प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाँ कोई जी, माँ बाप नहीं बन पा रहा है तो सिर्फ पति पत्नी का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम पारिवारिक बनता है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। उससे भी ज्यादा सामाजिक प्रॉब्लम है। सामाजिक दूसरी शादियां, दूसरी आप शादियाँ, बहुत दूसरी शादियां देखते हैं हमारे समाज में होती है, और अगर कोई पहली बीवी से मां नहीं बन पड़ी, पहली पत्नी से नहीं बनती, तो वो चुप होकर के दूसरे शादी को एक्सेप्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मां नहीं बन पाती। तो अरे! हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, सोसाइटी, राइट, पैट्रियार्कल ये सच सोसाइटी। है। इसमें कोई देखो हम भी मेल हैं, बट आई नो कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं, तो ये चीजें हैं कि हमेशा से महिलाओं को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है, और ये बहुत बड़ा सामाजिक जो जो प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम हमारे बिहार में भी है और पूरे इंडिया में भी है। तो सर जैसा कि मैं आपकी बातों से समराइज़ कर पा रही हूँ कि बिहार में आईवीएफ के बारे में बात करना सबसे पहला कदम होना चाहिए। देखिए, अगर मैं स्टैटिक्स की बात करूं, बिहार का जनसंख्या है 13 करोड़, हाँ, राइट, और उसमें अगर आप बात करें जो कपल्स 21 से 50 साल के बीच हैं, जब हम लोगों ने उसका सारा विश्लेषण किया, जो जी, ईवाई की रिपोर्ट है जी, उसके अनुसार लगभग 35 से 40 लाख लोग जी। इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, इस प्रॉब्लम का को फेस कर रहे हैं, और उसमें से मात्र 10 से 15% लोग ही आईवीएफ या जो आईवाई या जो इसका ट्रीटमेंट है, वैज्ञानिक ट्रीटमेंट की मैं बात करता हूँ, जी। उसके बारे में जानते हैं। हुँ, यानी उनको ये पता ही नहीं है कि आजकल के समय में ये तकनीक अवेलेबल है जिससे कि वो माँ बाप बन सकते हैं, और उनका माँ बाप का बनने का सपना 40 साल में पूरा होता है, 45 साल में, और उनको ये खुशी नहीं मिल पाती है। हुँ, तो डेफिनेटली हम लोग, आप लोगों के माध्यम से, सब मीडिया के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग इस बात को जाने। ऑल्दो लास्ट 10 वर्षों में इंदिरा आईवीएफ के आने के बाद जी, जो अवेयरनेस लेवल है वो बहुत बढ़ गया है, और बहुत सारे अब जो है ना लोग आने लगे हैं, उसमें से 20-25% लोग इस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, बाकी लोग अभी भी किसी को बताना नहीं चाहते कि उन्होंने जो बच्चे आए हैं वो आईवीएफ के द्वारा आईवीएफ आए के हैं। थ्रू आए हैं, तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम तो हमारे समाज में अभी, और मुझे लग रहा है अवेयरनेस की बहुत कमी है, कमी है। खासकर वैज्ञानिक ट्रीटमेंट, साइंटिफिक ट्रीटमेंट को लेकर के। बाकी वैसे तो लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो सर मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ें जो कहीं न कहीं फर्टिलिटी को अफ़ेक्ट करती है, जैसे कि न्यूट्रिशन। यहाँ पे लोग सादा खाना का कॉन्सेप्ट मानते हैं कि सादा खाना, लेकिन सादा खाना के साथ भी कहीं न कहीं कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो क्या वो भी है जो आपको फर्टिलिटी इश्यू कॉज़ कर सकता है? डेफिनेटली न्यूट्रिशन तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप खुद समझिए, अगर हमको किसी सीड को ज़मीन में भी, कोई, हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, अगर जी, कोई बीज भी डालते हैं तो जब तक उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिले उसका ग्रोथ अच्छे से ग्रोथ नहीं नहीं हो होता है। पाता। हुँ, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली प्रोटीन रिच डाइट होता है। बट मोर देन दैट एक और चीज़ जो मैं दर्शकों को स्पेशली बताना चाहूँगा आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के बारे में। जी, हमारा जो लाइफस्टाइल लास्ट 10 से 15 वर्षों में ड्रास्टिक चेंज आया है, और हम लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल के बारे में एक और चीज़ जो आया है कि खान-पान, हम हाँ लोग जी, बहुत सारे चाइनीज़ फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। बट एक चीज़ में, और ये मैं साइंटिफिक डेटा दे रहा हूँ, आप लोग मेरे बातों को वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल। कि कोई भी लोग जो फास्ट फूड या चाइनीज़ फूड नहीं खाते हैं, अगर वो अभी के समय में 1 साल में कंसीव कर रहे हैं, जी, और जो लोग रेगुलर इनको खाते हैं उसका कंसेप्शन रेट एवरेज 2 साल है, मतलब 1 साल 1 साल बढ़ बढ़ जा रहा है। जाता है। पहली चीज ये,
दूसरा, जितना भी फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं, चाहे वेजिटेबल्स ले लीजिए, जो भी ग्रेन ले लीजिए, सब में केमिकल्स है, राइट। वो केमिकल कहीं ना कहीं से आपके फर्टिलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जी उसके अलावा होता है पॉल्यूशन हो गया, उसके बाद न्यूट्रिशन डेफिनेटली आप देखो जो माल न्यूट्रिशन होंगी वहां पे दिक्कत होती है। तो जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग, हम जी लोग उसको गुटखा, बिहार तंबाकू में एवं गुटखा गुटखा का बहुत है सेवन। बिहार में। आप देखो ना, अब टू लाइटर नोट आप बहुत जगह देखते होगे कि जी कहीं न कहीं तुरंत वो पान गुटखा के। बहुत ज्यादा प्रचलन में है। हाँ तो जी। गुटखा हो गया, पान हो गया, और स्ट्रेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इनफैक्ट सर यहाँ पे दारू बैन है, लेकिन वो भी नहीं, दारू का तो वो तो सरकार का है, वो सब चीजें नहीं, बट मैं ये जानता हूँ कि जो भी स्मोकिंग है या जो तंबाकू है, ये सब जी चीजों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और अभी के समय में एक और चीज जो आ रही है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो भी अपने कैरियर के प्रति बहुत जागरूक हो रही हैं, बहुत राइट बहुत। है। और ये अच्छी चीज है, मुझे लग रहा है कि इसके लिए जागरूक होना भी जरूरी है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड एवरेज एज था शादी करने का, आज से 10 साल पहले था वो 21 से 25 साल के बीच में महिलाओं की शादी होती थी। जी अभी वो स्टैंडर्ड जो है और बढ़ करके 30 प्लस हो गया है, राइट। एवरेज जो एज, मैरिज एज है, वो 30 साल हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि बायोलॉजिकल क्लॉक डजंट स्टॉप, राइट। जी तो पहले जिसकी शादी 21-22 साल में होती थी, उनके पास टाइम होता था 10 साल 12 साल, विंडो पीरियड बोलते हैं कि बच्चे के विंडो लिए। पीरियड। अभी 30 साल में जिनकी शादी हो रही है, हम सबको पता है कि 30 साल के बाद जो नेचुरल कंसेप्शन रेट है वो 25% डिक्लाइन करता है, जी 35 के बाद 50%, और 40 के बाद 75% डिक्लाइन करता है। तो जी जो लेट मैरिजेज है उनके कारण से भी प्रॉब्लम बढ़ रहा है। इन दैट केस हम लोग बात करेंगे लेटर में, आप बात भी करते हैं, सोशल फ्रीजिंग होता है कि हम महिलाओं के एग को फ्रीज फ्रीज करके रख कर सकते लें। हैं अगर वो मोर करियर ओरिएंटेड है, और इसी एग का यूज करके वो कभी भी, जब वो अच्छे से, कभी भी कभी भी अप टू 10 50 साल ईयर्स, बाद भी अप टू 50 ईयर्स। अप टू 50 इयर्स। सबसे बड़ी बात समझिए कि आपकी उम्र, अगर सपोज आज आपने एग फ्रीज किया है और जी आपकी उम्र 30 साल है, जी तो 40 साल में आपकी उम्र 40 साल हो जाएगी, लेकिन जो आपके अंडे हैं, जो एग हैं, जी उसका उम्र 30 साल ही 30 है। साल ही रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, लोगों को पता नहीं है, और जो कि अभी हम लोग कैंसर और बहुत सारे पेशेंट हम लोग पटना में कर भी रहे हैं। जी तो ये जरूरी है कि आप अपने जो ये फ्रीजिंग, जो इनफर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी पोटेंशियल, इसको फ्रीज करके रख सकते हैं और फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। सर एक और हिडन फैक्टर है, वो है जिसके बारे में हम बातें नहीं करते, आंखें चुरा लेते हैं, वो है कॉन्सैंग्विनियस मैरिजेस, यानी खून के रिश्ते में शादी। ये कितना बड़ा रिस्क है? रिस्क तो है ही, देखिए जो बहुत सारे ऐसे रिसेसिव या कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो हिडन होते हैं, लेकिन जी जब आप खुद के मैरिज जो क्लोज रिलेशन में करते हैं, तो वो नेक्स्ट लेवल, जो नेक्स्ट जनरेशन उसमें ट्रांसफर होता है, और उनमें ये प्रॉब्लम डेफिनेटली बढ़ती है। बढ़ती है। तो ये चीज़ें साइंटिफिकली भी प्रूवन है, जी और वो जेनेटिक फिर खानदान होकर के नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन जाती रहती है। तो मुझे लग रहा है कि ये फैक्टर है, और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो अभी के समय में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या डायग्नोसिस सबसे पावरफुल टूल है? वो तो मैंने शुरू में भी बोला कि डायग्नोसिस किसी भी ट्रीटमेंट का सबसे पावरफुल टूल होता है। तो सबसे जो आप समझिए, एक एक चीज़ क्या है, जब भी कोई माँ बाप नहीं बन पाता है, और हम शुरू से ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे समाज में हमेशा महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का रिपोर्ट अगर देखें, जी वो ये बताती है कि महिलाओं में अगर प्रॉब्लम 30 से 40% है, तो पुरुषों में प्रॉब्लम 30 से 40% है। जी यानी कि महिला और पुरुष समान रूप से इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार है बिल्कुल। और 10% लोगों में, दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, और 10% लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम पता नहीं चलता है, अनएक्सप्लेन बोलते हैं, अननोन बोलते हैं। तो ये भी चीजें हैं। और इस केस में हमने बहुत सारे कपल, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे देखेंगे जिनके शादी के 10 साल 15 साल 20 साल तक हो गए, हमारे जी पास आए, और उनका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं 20 वर्षों या 15 वर्षों से चल रहा है, लेकिन पति की जांच नहीं हुई है। अच्छा। और पति मेरे पास आए, हमने बात किया, तो बोलते तो हैं बाद कि में पता मैं चला। देखने में तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने उसके पैर वैर पकड़ के बोला, सर आज आपने 15 साल से तो ट्रीटमेंट नहीं, मतलब जांच नहीं करवाया, एक बार प्लीज, एक मेरे बार आप कहने अपना, पे। मेरे कहने पे जांच करवा लीजिए। जी एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे केसेस में उनका एजियोस्पर्मिया आया है। मैं सरप्राइज सिर्फ ये रहता हूँ कि मेल की जांच ही नहीं हुई, और जांच नहीं। महिलाओं का सारा जो अगेन रिसर्च है, पैट्रियार्कल सोसाइटी। सारा रिसर्च महिलाओं पे हो गया,
मेडिसिन 10-15 वर्षों से खा रहे हैं, किस चीज का मेडिसिन खा रहे हैं मुझे नहीं पता, बट पुरुष का जांच नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने बोला द टाइम आपको ये पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, डायग्नोसिस कहाँ पे है, जी आप उसके ट्रीटमेंट, बेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे, और डेफिनेटली जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा दैट विल गिव मैक्सिमम सक्सेस टू द कपल। जी। तो सर आप बात करते हैं सॉल्यूशंस की, तो एक कॉमन मिथ है लोगों में कि ये कोई जादू की गोली है, ये कोई जादू का इंजेक्शन है कि आपने एक बार इंजेक्शन लगवा लिया बस इलाज हो गया। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बार में नहीं होता, मैं बार बार बोलता हूँ, प्रेगनेंसी जो है 9 महीने की होती है, राइट। जी इसको आप 2 महीने या 3 महीने 4 महीने नहीं कर सकते, ये तो 9 महीने मतलब 9 महीने है। जी हाँ, उस 9 महीने में जो हम आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं कि अगर आप डिफरेंसेस को समझेंगे नेचुरल और आईवीएफ प्रेगनेंसी, तो नेचुरल प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब भी आप समझते हैं मासिक के 14वें से 16वें दिन ऑन एवरेज जो है, मासिक के 14वें से 16वें दिन में एक एग फूट करके जो ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में आता है, और उसी समय अगर पति पत्नी साथ में रहते हैं तो पति के स्पर्म सर्विक्स बच्चेदानी होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाती है, जी और फैलोपियन ट्यूब में ही एग और स्पर्म, अंडे और शुक्राणु का मिलन या फर्टिलाइजेशन होता है, और वो 3 दिन तक उसी ट्यूब में मूव करके ग्रोथ करते हैं। चौथे दिन वो इंटर करते हैं बच्चेदानी में, और 5वें या 6ठे दिन वो इम्प्लांट कर जाते हैं। जी यानी कि अब ये नेचुरल प्रेगनेंसी हुआ जहां पे एग भी और स्पर्म महिलाओं के गर्भाशय बच्चेदानी में मिला है। जी आईवीएफ में हम लोग क्या करते हैं, महिलाओं को माहवारी के दूसरे दिन बुलाते हैं। जी महिलाओं को माहवारी के दूसरे दिन आना है, दूसरे दिन उनके जांच कर, जो हम लोग एक कुछ टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, और उस दिन से उनको एक इंजेक्शन देते हैं जो कि नेचुरल हार्मोन से जो ऑलरेडी उनके बॉडी में है, चूंकि बॉडी में कम लेवल पे है, तो हम उसको एक्सोजीनस सप्लाई कर रहे हैं। हमने उनको डेली एक एक इंजेक्शन लगाया, जी और 10-12 दिनों तक वो इंजेक्शन की प्रक्रिया चलती है। उसके बीच में महिलाओं का अल्ट्रासाउंड होता है, और हम फॉलिकल को देखते हैं, एग को देखते हैं कितना ग्रो हो रहा है, जी और जब वो एक रीजनेबल एक डोमिनेंट साइज में पहुंचता है तो हम उसको रात में एक इंजेक्शन लगाते हैं, और उस इंजेक्शन के 36 घंटे के बाद उन महिलाओं को ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके बेहोश करके, कोई काट छांट नहीं, नीचे के रास्ते से एक इंजेक्शन, एक नीडल के माध्यम से उसके एग को निकाल लेते हैं, हाँ। और उसको हम लैब में, एम्ब्रियोलॉजी लैब में ट्रांसफर करते हैं। उसी समय उनके पति के स्पर्म को लेते हैं, और एग और स्पर्म को माइक्रोस्कोप के अंदर हम मिला देते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग इक्सी बोलते हैं, या आईवीएफ भी बोल सकते हो। इनको मिलाने के बाद 3 से 5 दिनों तक इसको हम, एक इनक्यूबेटर होता है, जिसका कि जो इनक्यूबेटर जो हम लोग लैब में होता है, उसका वातावरण माँ के शरीर का जो वातावरण होता है, गर्भाशय के वातावरण के बराबर होता है, समान होता है। हाँ। उसको हम 3 से 5 दिनों तक कल्चर करते हैं, और वापस महिलाओं के गर्भाशय में डाल करके उनको घर भेज देते हैं। तो एडमिशन भी नहीं करना है, आई उसी शाम में डाल करके को घर भेज दिया, और 14 दिनों के बाद खून की जांच करते हैं, जिसमें पता चलता है कि जो भ्रूण हमने उनके बच्चेदानी में डाला है वो इम्प्लांट हुआ या नहीं हुआ है। एक बार इम्प्लांट हो गया, उसके बाद जो है 15 दिनों के बाद अल्ट्रासाउंड करके हार्ट बीट, और फिर वो प्रक्रिया 9 महीने तक चलती है, महीने। तो प्रेगनेंसी 9 महीने की ही है ऑलमोस्ट, जो एक नेचुरल प्रेगनेंसी होता है, लेकिन जो शुरू का 5 दिन होता है वो हम आईवीएफ सेंटर पे करते हैं, और बाकी का सारा काम महिलाओं के शरीर में ही होता है। और जो एक नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी में, अगर एक बार प्रेगनेंसी हो गया, तो एक नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी और आईवीएफ प्रेग्नेंट लेडी में कोई अंतर नहीं। सर एक सवाल मैं यहाँ रखना चाहूंगी कि जनरल केसेस में जो महिलाएं नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट होती हैं, उनके में कभी कभी प्रीमेच्योर बेबीज भी देखने को मिलते हैं, तो क्या आईवीएफ से भी प्रीमेच्योर बेबीज हो सकते हैं या हुए हैं? ऑफ कोर्स, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि एक बार प्रेग्नेंट हो गए तो नेचुरल और आईवीएफ में अंतर नहीं है, तो डेफिनेटली प्रीमेच्योर बेबीज हो सकते हैं आईवीएफ में भी और नेचुरल में भी। और नॉर्मली नेचुरल बेबी चूंकि आईवीएफ में थोड़े से ज्यादा इसलिए भी होते हैं क्योंकि कभी कभी हम 2 इम्ब्रियो ट्रांसफर भी करते हैं। अच्छा। आपने सुना होगा ट्विंस होते हैं। हाँ। उससे ज्यादा जो हम लोग का गाइडलाइन है कि हम ट्रांसफर 2 से ज्यादा नहीं करते, वो भी अगर 40 साल से कम उम्र हो, कभी सिजेरियन नहीं हुआ हो, बीपी नहीं हो, मतलब उसके इंडिकेशंस होते हैं, तो हम 2 इम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, तो 30% चांस है कि वो कपल ट्विंस मतलब कंसीव करे, और 70% चांस है
कि सिंगल कन्वर्जन हो, तो उस केस में प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन उस केस में भी अगर आप एक अच्छे हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं जहाँ पे NICU की सुविधा हो, डॉक्टर अच्छे हो, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो परसेंटेज बहुत कम है जो प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस ओनली 5 to 10%, इट्स नॉट मोर देन दैट। ओके सर, सो ये तो बात कर ली हमने थ्योरीज की। अब आपसे मैं कुछ स्टोरीज सुनना चाहूंगी, रियल लाइफ स्टोरीज जो आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनकी उम्मीद जाग सके। देखिए, इंदिरा IVF में ऑलमोस्ट हम लोग रेफरल केसेस ही हमारे बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे रेफरल केसेस हैं, क्योंकि जो सभी जगह से निराश होते हैं वो इंदिरा IVF आते हैं। और हमारे पेशेंट, वे प्राउड कि पटना में जो हमारे पेशेंट हैं वो सिंगापुर से भी हैं, वो UK से भी हैं, USA से भी हैं, चंडीगढ़ से भी हैं, बैंगलोर से भी। और वो इसलिए नहीं है कि उनका घर बिहार में है, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के सक्सेस स्टोरीज को देख के आते हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अभी तो सरकार ने एज का लिमिट 2022 में ART एंड सरोगेसी लॉ लाया है, जिसके कारण से हम महिलाओं का उम्र अगर 21 से 50 साल है और पुरुष की उम्र अगर 21 से 55 साल है, वही IVF करवा सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, दर्शकों के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि एक कपल थे जिनके शादी को 42 साल हो चुके थे, और हमारे वो लखीसराय के आसपास के ही थे। उनकी वाइफ 25 साल से मुखिया थी। अच्छा। उनको पता ही नहीं था ये साइंटिफिक ट्रीटमेंट के बारे में। किसी एक कपल जो कि कंसीव हुए थे लखीसराय से, वो गए थे वहां पे, उन्होंने उनको बताया। वो कपल आए थे लगभग 2019 में हमारे पास, कोविड के पहले जी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उनका कंसीव भी हुआ, अभी 2 बच्चे हैं, और वो शादी के 42 साल के बाद। बट ये मैं अब वो चुके एज लिमिट हो गया है, लेकिन स्टिल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने उसमें भी हार नहीं माना। और अभी अगर आपके शादी के कितने भी वर्ष हो गए हैं, और आप बता, अगर आपकी उम्र 21 से 50 साल, महिलाओं की उम्र 21 से 50 साल और पुरुष की उम्र 21 से 55 साल के बीच है, तो वो डेफिनेटली इस वैज्ञानिक ट्रीटमेंट, मैं बार बार वैज्ञानिक यूज इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे ट्रीटमेंट समाज में हैं जो कि वैज्ञानिक और प्रूवन नहीं है। जो सवाल है वो उसी से रिलेटेड है। तो ये वैज्ञानिक ट्रीटमेंट यूज करके आपकी उम्र अगर इस ड्यूरेशन भी एज में आती है, तो आप इस पद्धति का सहारा लेकर के अपने माँ बाप बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। क्या पावरफुल स्टोरी बताई सर आपने, यानी कि ब्लेम गेम नहीं, टीम गेम। अब मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या दादी नानी के नुस्खे, और जैसे कि अश्वगंधा यूज करना है, इस तरह की चीजें काम आती हैं? देखिए, मैंने बार बार बोला है, बहुत सारे हमारे समाज में है, मैं इनको ये नहीं बोल रहा हूँ ये खराब है। दादी नानी के नुस्खे हम बहुत सारा कोविड में चिरौता भी पीते थे, अश्वगंधा भी लिया है, हम लोगों ने भी लिया है, बट इनका कोई प्रूवन जो एक डेटा है, वो डेटा बेस्ड इनका स्टैटिक्स नहीं है। बट अगर हम बात करें वैज्ञानिक जो IVF तकनीक हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, ये तकनीक का प्रूवन एक हमारा सक्सेस स्टोरीज है। और हमारे अगर मैं आप बात करूं, चूंकि मैं बिहार से हूं, तो बिहार के लोगों के लिए जो मैंने देखा है, जब हम 2015 में इंदिरा IVF खुलने की बात हो रही थी बिहार में, तो हम लोग ये जो जितने बिहार के लोग हैं सब अपना इलाज उदयपुर या दिल्ली में जाके करवाते थे जी, वहां तक जाते थे। आप समझिए इतनी दूर। तो हम लोगों ने जब पटना में खोला, वो 4th सेंटर था इंदिरा IVF ग्रुप का, और उस समय से लेके अभी तक पूरे बिहार में हमारे 15 सेंटर के माध्यम से 20,000 से अधिक लोग बिहार में ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा के सक्सेसफुल रहे हैं। और पूरे इंदिरा IVF के द्वारा भारत में लगभग 1,80,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे जो चेयरमैन डॉक्टर अजय मोडिया और नीतीश मोडिया, और जो हमारे CEO हैं क्षितिज मोडिया, उनका यही सपना है कि हम जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है वो हम उनके जगह पे जाके दें। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा सपना है कि बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंदिरा IVF का एक ब्रांच आए, जिससे कि वहाँ के लोगों को वहीं उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिले, ताकि जो झिझकना है, जो आना है, जो घर से निकलने की जो प्रवृत्ति उनके दिमाग में रहती है, वो सब नहीं होकर के वहीं पे उनको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिले, और यही हमारा सपना है। तो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या अभी भी लोगों को टेस्ट कराने में शर्म महसूस होती है? ऑफकोर्स, देखिए, मैंने जो स्टैटिक दिया था कि अगर हम 35 से 40 लाख लोग निसंतानता से ग्रसित हैं बिहार में जी, और अभी भी अगर मुश्किल से 10% लोग हमारे क्लिनिक पे आ रहे हैं या बाकी सेंटर पे जा रहे हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसका मतलब 90% लोग या तो इसके बारे में जानते नहीं है, या जानते हुए भी उनको आने में परेशानी है कि लोग क्या कहेंगे। तो ये चीज तो है ही, कोई नहीं चाहता है कि
बताना, बहुत कम लोग बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चे आईवीएफ के द्वारा आए हैं, ट्रीटमेंट के आए हैं, इलाज से आए हैं, अच्छा, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत मिसकंसेप्शन है। उनको ये भी लगता है कि 9 महीने तक उसको हॉस्पिटल में एडमिट रहना है, जो बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है। गलत बात है। एडमिट नहीं रहना है, इससे जस्ट आपको जाना है और आना है। दूसरी, उनको ये भी लगता है कि वो कंप्लीट बेड रेस्ट रहेंगे 9 महीने तक, क्योंकि उनको लगता है कि हम बेड पे रहेंगे, हम काम कैसे करेंगे। पति भी समझते हैं, या कोई वर्किंग वुमेन है, उनको लगता है कि बेड रेस्ट लेना है, जो कि बिल्कुल गलत है, गलत है। मिथ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको एक बार आप प्रेगनेंसी हो गया आईवीएफ से, तो आप में और एक नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी में बिल्कुल अंतर नहीं है। बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। और दूसरा, एक और चीज जो लगता है कि आईवीएफ के बच्चे नॉर्मल और स्वस्थ नहीं होते हैं। अच्छा, ये बहुत लोग सोचते हैं कि उसके बच्चे कमजोर होते हैं। बहुत लोग सुई का जी बच्चा भी मैंने बोलता है, मैंने आप भी लोगों ने सुना सुना है होगा। कि आपस में ऐसी बातें करते हैं लोग। हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि सुई के बच्चे हैं, तो सुई का बच्चा इसलिए बोलता है कि वो जो 12-15 दिन जो सुई लगता है ना, इंजेक्शन जी, पेट में, वो पेट में लगता है। और समझिए, एक डिलीवरी का जो पेन है, उसके सामने ये सुई का जो पेन है, बिल्कुल कुछ नहीं है, एकदम एकदम बहुत कम पेन है। डिलीवरी जी, आप जो नेचुरल भी करते हो, वो एक अलग, बट जो माँ बाप बनने का सुख है, उसके उसके सामने सामने ये ये दर्द पेन कुछ भी कुछ नहीं भी है। नहीं है। बिल्कुल, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको ये भी नहीं सोचना है कि इसके बच्चे नॉर्मल नहीं होते। मैं बार बार डेटा दे रहा हूँ, अभी तक 1 करोड़ बच्चे दुनिया में आ चुके हैं और नॉर्मल और स्वस्थ हैं। अगर ये तकनीक खराब होती, अगर इसके बच्चे कमजोर होते, बच्चे में कोई बीमारी होती, ये तकनीक कब की बंद हो गई बंद हो होती। गई होती, इसीलिए सक्सेसफुल नहीं होती। इसीलिए विश्वास रखिए और अपने अच्छे आईवीएफ सेंटर का चयन कीजिए, जिससे कि आपके सफलता का जो रेट है जी, वो और बढ़ जाए। तो आपसे एक सवाल और है कि क्या गर्भपात यानी बार-बार गर्भपात यानी कि जिसको इंग्लिश में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस भी कहते हैं, वो भी इनफर्टिलिटी होती है? ये आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि बहुत लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। अच्छा, और हमारे पास बहुत सारे कपल आते हैं जो कि नेचुरली बहुत बार मिसकैरेज हो जाता है। तो आप एक चीज समझिए कि अगर आप या तो कंसीव नहीं कर रहे हैं, जी, या कंसीव करने के बाद मिसकैरेज हो रहा है, तो डेफिनेटली ये प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू है। और बिल्कुल, ऐसा देखा गया है कि अगर किसी महिलाओं का 2 बार से ज्यादा रिकरेंट प्रेगनेंसी हो रहा है, जी, तो 2 से 3 टेस्ट उसके बहुत जरूरी हैं। एक पहला टेस्ट होता है अपने पति के डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, डीएनए की जांच करवाएं, जी, शुक्राणु में डीएनए की जांच। अच्छा, उसके अलावा फिर कैरियोटाइपिंग पति पत्नी का हो, जिसमें क्रोमोजोमल रिलेटेड कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है जी, कपल में। हाँ, और उस सबसे भी ज्यादा हम लोगों ने जो देखा है कि एक बहुत हद तक होता है इम्यून प्रॉब्लम, जी, इम्यून, जिसमें कि पुरुष, महिलाओं के जो बच्चेदानी है, वो पुरुष के स्पर्म को एक्सेप्ट नहीं करता है। जी, आप सब लोग जानते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स होता है, हमारा बॉडी किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को नॉर्मल सिचुएशन में एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसे वो इन करता है उसको मार देता है, राइट, बिल्कुल व्हाइट ब्लड फॉरेन सेल्स। बॉडी को। हाँ जी, सेम स्पर्म भी जो है फॉरेन बॉडी है। हाँ जी, तो बहुत बार नॉर्मली क्या होता है कि बच्चेदानी प्रेगनेंसी के दौरान, या मतलब बच्चेदानी का जो एनवायरनमेंट है उस स्पर्म को अलाउ करता है, लेकिन इस बारे में मुझे बिल्कुल पांच भी आइडिया नहीं परसेंट था। मैं वही बोल रहा हूँ, 5% महिलाओं में ये प्रॉब्लम पाया गया है, जहाँ पे पुरुष के स्पर्म जैसे ही अंदर जाते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता, या तो उसके बाद प्रेगनेंसी होती नहीं है, और हो भी जाती है तो उसको रिजेक्ट करता है एबॉर्शन के फॉर्म में। जी, और उस केस में हम लोग एक एलआईटी टेस्ट, ये टेस्ट करते हैं पति पत्नी का ब्लड का क्रॉस मैच। जी, उस क्रॉस मैच से हमको पता लगता है कि वो प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर वो प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के लिए का एकदम सिंपल उपाय है, जी, हम लोग एक पुरुष के 100 ml ब्लड निकालते हैं और उससे एक वैक्सीन तैयार करते हैं। जैसे आपने कोविड में सब लोगों ने वैक्सीन लिया होगा, राइट, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, हाँ जी, तो कोविड में वैक्सीन इसलिए लिया कि जब वैक्सीन लेने के बाद जो कोविड से लड़ने की क्षमता वो बढ़ गई, राइट। तो हाँ, सेम थिंग हमने क्या किया, वैक्सीन आप लोग सब लोग जानते हैं, तो पति के ब्लड को निकालते हैं, उसका एक वैक्सीन तैयार करते हैं कि स्पेशलाइज्ड लैब में, जी, और उस वैक्सीन को हम महिलाओं के बॉडी में, बाह में, कहीं पे 2-3 जगह इंजेक्ट करके उसको 2 महीने के लिए छोड़ देते हैं, भेज देते हैं। इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। यस, और ऐसा देखा गया कि 2 महीने के बाद फिर वो कंसीव करके उनका प्रेगनेंसी टर्म तक जाता है। जी, तो ये आईवीएफ में भी होता है, कि नेचुरली में भी हेल्पफुल हो जाता है। तो ये चीजें बहुत कम लोगों को पता है, इसको हम लोग इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। सर, what specific data should I use before choosing an IVF center? हाँ, ये ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा दर्शकों के लिए लाभदायक होगी, और मुझे लग रहा है कि डेटा एज सच, देखिए 4 चीजों का ध्यान रखें जब भी आप किसी भी आईवीएफ सेंटर का चुनाव करें।
एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर की एक्सपर्टीज कि उसने कितना नंबर ऑफ केसेस किया है, राइट। एज पे नहीं जाए, उसके नंबर ऑफ केसेस पे जाए, पहली चीज ये। क्योंकि बहुत लोग आते हैं मुझे बोलते हैं सर, हाँ कि सर आप तो बहुत यंग है। हाँ, क्योंकि जब नाम सुनते तो लगता है कि 60-70 साल का कोई बुढ़ा होगा, लेकिन जब आते हैं तो बोलते हैं इनको एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो देखिए कि जो डॉक्टर का एक्सपर्टीज जो है, एक्सपीरियंस कितना है वो मायने रखता है। दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये सारी जो ट्रीटमेंट है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। समझ गए, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, जितना ज्यादा एडवांसमेंट को हम यूज करेंगे, लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज करेंगे, सक्सेस बढ़ता जाएगा। और उन सबसे भी जो ज्यादा है वो है जो इम्ब्रोलॉजी लैब है। तो जितना अच्छा लैब, उसके स्किल्ड इम्ब्रोलॉजिस्ट एंड टीम होगी, उतना ही अच्छा सक्सेस होगा। तो 3 से 4 चीजें जो मैंने बोला, एक तो सक्सेस, डॉक्टर का एक्सपीरियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडवांसमेंट, एंड ऑल्सो द सक्सेस स्टोरीज। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे हमने इंदिरा बिहार में 20,000 लोगों को सफलता प्राप्त किया, इसका मतलब है कि हमको 20,000 लोगों के घर में खुशियां देने का एक्सपीरियंस है। और ओवरऑल इंदिरा IVF ने अगर 1,80,000 लोगों के घर में खुशियां प्रदान की, मतलब 1,80,000 सक्सेस स्टोरीज हैं। तो सक्सेस स्टोरी जब भी देते हो जब आपकी टीम अच्छी होती है। तो डेफिनेटली सर टीम बेस्ड ये ट्रीटमेंट है, और उसके आधार पे आप चूज कर सकते हो। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आज के समय में जब हम डिजिटल युग में रह रहे हैं, जहाँ पे हर एक लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन है सबके हाथ में, तो बेस्ट पार्ट वो क्या कर सकते हैं ना, गूगल रिव्यू जाके देख लीजिए। अरे ये सबसे में कोई भी सेंटर हम लोग नॉर्मली कुछ भी खरीदते हैं, इनफैक्ट एक होटल में चेक इन करते हैं तो भी गूगल रिव्यू पढ़ते हैं। अब वो छोड़ दो, जोमैटो में आप ऑर्डर करते हो, स्विगी में ऑर्डर करते हैं, तो आप क्या करते हो, रिव्यू देखते हैं उसका। तो गूगल रिव्यूज हर एक सेंटर्स के होते हैं, और अगर किसी सेंटर का रिव्यू 4 से ऊपर है तो दैट्स अ गुड, अगर 4.5 से ऊपर है दैट्स एक्सीलेंट। तो आप उसी सेंटर का चुनाव करें जिसके रिव्यूज अच्छे हैं, बट उसके साथ साथ बाकी चीजों का भी अच्छा होना जरूरी है। सिर्फ गूगल रिव्यूज पे नहीं आए, क्योंकि आजकल पेड गूगल रिव्यूज भी बहुत सारे होते हैं, और इस चीजें पे आपको ध्यान देनी है, क्योंकि पेड रिव्यूज है नहीं है, क्योंकि बहुत बार लोग उस पर फंस जाते हैं। और अभी के समय में, कंप्यूटर के समय में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जानबूझ के भी आपके गूगल पे गलत रिव्यूज देंगे। बट हाँ, अच्छी बात क्या है गूगल की, अगर आप वो रिपोर्ट करते हो तो दे रिमूव इट। So definitely Google review is one of the method by which you can select a best IVF center by research and development. Definitely. So आपने जो फैक्टर्स बताए, डॉक्टर का एक्सपीरियंस, टीम, क्लिनिक कैसा है, सक्सेस स्टोरीज, एंड एट लास्ट कि आपको देखना है कि रिव्यूज कैसे हैं। चलिए, ये तो हमने हमारे दर्शकों को समराइज किया। सपोज देयर इज अ पर्सन, एक लड़की है या एक महिला है, उनके पार्टनर को अजूस्पर्मिया है, दैट मीन्स सीमेन तो है बट उसमें स्पर्म नहीं है। तो क्या ऐसे केसेस में बायोलॉजिकल चाइल्ड होने की संभावनाएं हैं या नहीं है? एकदम ये आप समझो कि आप नॉर्मली 10% लोगों में, महिला पुरुषों में ये प्रॉब्लम है, जिसके कि 10%, इसे ह्यूज नंबर। लोगों को लगता है कि हम ही को ये प्रॉब्लम है, नहीं, आपको लोगों को लगता है सिर्फ औरतों को ये प्रॉब्लम है। औरतों को प्लस एजोस्पर्मिया लगता है, पुरुष में जिसको भी एजोस्पर्मिया होता है वो मेंटली डिप्रेस हो जाता है। उनको लगता है कि मेरे मर्दानगी पे ये बहुत बड़ा चोट है। अरे मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो नहीं, ये बायोलॉजिकल थिंग है, स्पर्म नहीं मिले। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम पता लगाएं कि एजोस्पर्मिया क्यों नहीं है। 2 कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है प्री टेस्टिकुलर, मतलब जहाँ टेस्टिस होता है, जो अंडकोश होता है, वहां पे स्पर्म बनते हैं। एक स्पर्म को बनने में 74 दिन लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक, इन द बॉडी। तो ये हो सकता है कि टेस्टिस के बिफोर जो हार्मोनल प्रॉब्लम है, जो कि ब्रेन से हार्मोन निकलता है, वहां पे प्रॉब्लम हो। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि टेस्टिस में प्रॉब्लम हो, और तीसरा हो सकता है कि टेस्टिस के बाहर जहां से स्पर्म निकलता है, मतलब फैक्ट्री आपका काम कर रहा है बट बाहर निकलने में कहीं ब्लॉकेज है। तो इन तीनों केसों का पहले पता लगाना है कि दिक्कत कहाँ है। मैं बार बार बोलना, पहली चीज दिक्कत कहाँ पे है। और आजकल जो तकनीक आ गई है कि अगर आपके स्पर्म नील भी है सीमेन में, तो टेस्टिस में हम डायरेक्टली टेस्टिकुलर बायोप्सी करके वहां से अगर हमको 10 भी स्पर्म मिल जाए, हाँ, 10 जितने उनके एग निकलते हैं, 10 स्पर्म भी अगर मिल गए, तो आपको हम आपके ही स्पर्म से हम आपको माँ बाप बना सकते हैं। पहली चीज ये। दूसरा, एक और आया है माइक्रोटीजा, जिसमें कि हम एक एक जो टेस्टिस के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को माइक्रोस्कोप में सर्जन देखते हैं, यूरोलॉजी देखते हैं, और एक भी स्पर्म अगर है तो उस तरह से 10, क्योंकि टेस्टिस बहुत बड़ा चीज है, लाइक
एग जो Egg. बॉल होता है, बॉल Yeah, exactly. तो उसके में हम देख करके हम पता कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं, कहीं पे भी अगर 10 भी 12 स्पर्म मिल गए तो सेम स्पर्म से आपको हम आपके बायोलॉजिकल चाइल्ड दे सकते हैं। दे तो जो भी सकते हैं। एंजियोस्पर्मिक मैन है उसको घबराने की बात नहीं है। घबराने से ज्यादा आपको ये एक्सेप्ट करना है कि ऊपर वाले ने ये चीज दिया है। अब इसका आप सोल्यूशन डॉक्टर के क्या है? पास जाइए, वहां पे डायग्नोसिस करिए, और अगर डायग्नोसिस में पता चला तो डेफिनेटली आप खुद के स्पर्म से, ऊपर वाले ने चाहा और अगर स्पर्म मिल गया 10 भी, तो आप अपने खुद के स्पर्म से संतान प्राप्ति कर सकते हो। डॉक्टर साहब, जो कपल्स हैं उनको ये कैसे पता चलेगा कि आईवीएफ ही उनके लिए सोल्यूशन है और बेटर ऑप्शन है? डायग्नोसिस, बार बार वही बोल रहा हूँ, आईवीएफ एक सॉल्यूशन है। आप नॉर्मली देखिए 3 तरीके का ट्रीटमेंट होता है किसी भी निसंतानता क्लिनिक में। जी। एक होता है कि जब आप कपल आए, शादी के 1-2 साल हुए, तो 10% कपल को ये पता नहीं होता है कि उनको साथ में कब रहना है। अच्छा। यस। हाँ। और एक बीच और भी समझिए, अगर आप नॉर्मली साथ में रहते हैं 1 महीना, कोई हस्बैंड और वाइफ साथ में रह रही हैं, तो उसका कंसेप्शन रेट ओनली 10% है 1 महीने का। जी। यानी अगर 1 साल रहते हैं तो आप तभी आप अगर कोशिश कर रहे हैं और अगर आप कंसीव नहीं कर रहे हैं तभी आपको डॉक्टर के पास जाना है। जी। तो 1 महीने का कंसेप्शन रेट है वो नेचुरली 10% है। जी। और उसी तरीके के बाद अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे अगर हमने जांच करके पता लगाया और 10% लोगों को जब हम सजेस्ट करते हैं कि आप सिर्फ साथ में कब रहिए। जी। या एक और चीज हम लोग करते हैं कि आज के लाइफ में जानते हैं, वर्किंग लाइफ में बहुत वर्किंग प्रॉब्लम लाइफ, है कि वो साथ में कब रहना है और लोगों को कैसे, टाइम नहीं स्ट्रेस मिलता। स्ट्रेस के कारण। तो हम लोग उनको वैकेशन पे भेज देते हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड, फर्टाइल फेज, या आप घूम के आ ओह! जाओ। और अरे बिलीव वाह! कीजिए कि 100 में से 10 लोग तो उस तरह से कंसीव कर जाते हैं। क्या बात है। सेकंड हो गया आईवाई, जिसमें कि हम महिलाओं के एग को एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, कुछ छोटी छोटी दवाई, थोड़ा सा दवाई देते हैं और इंजेक्शन देते हैं, और जब उसके एग मैच्योर हो जाते हैं तो पुरुष के स्पर्म को हम जी। डायरेक्टली महिला के गर्भाशय में रख देते हैं, एक कुछ मॉडिफाई करके। तो उससे भी वो कंसीव कर जाते हैं। 10 से 15% सक्सेस है। और जो लोग बच जाते हैं, जो इन दोनों मेथड से कंसीव नहीं करते, उनके लिए आईवीएफ है। सर, मैंने तो ऐसे भी एड्स देखे हैं जिसमें लोग ऐसे क्लेम करते हैं, मतलब एड में ऐसा क्लेम किया जाता है कि 100% सक्सेस, 100% मतलब आप प्रेग्नेंट हो ही जाओगे, आपको बच्चा मिल ही जाएगा। 50,000 में हमारे यहाँ आईवीएफ कराए। इसके अलावा एक और एड मैंने देखा है कि अगर आईवीएफ नहीं हुआ तो आपके पूरे पैसे वापस, मतलब लोग गारंटी भी दे रहे हैं। तो 100% सक्सेस, सर क्या ये सही है? सही आपको क्या क्लेम है? लगता है? आपको क्या लगता है? आप एक एजुकेटेड लेडी हैं, और इस तरह के ऐड को अगर आप देखती हैं तो आप क्या समझते हैं? सर मुझे तो स्कैम लगता है। यस, साइंटिफिकली जब भी हम किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट में कभी भी 100% सक्सेस गारंटीड या गारंटीड सक्सेस पॉसिबल नहीं है। जी। हम हमेशा परसेंटेज की बात करते हैं। हाँ जी। एक और समझिए, अगर किसी कपल ने आईवीएफ करवाया है जी। और उसमें से अगर एक का सक्सेस हो गया तो सक्सेस उसके लिए 100% है, लेकिन जिसका निगेटिव हुआ है उसके लिए सक्सेस 0% है। आप समझिए। जी। तो ऑन एवरेज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 100% गारंटी बिल्कुल नहीं है इस ट्रीटमेंट में। बट यस, अगर आप अच्छे सेंटर का चुनाव करते हो, जो भी ये क्लेम कर रहे हैं वो तो एक आप इथिकल प्रैक्टिस के बियॉन्ड जा रहे हैं। जी। और हमारा जो देश का कानून भी ARTN सरोगेसी लॉ है वो भी ये बोलता है कि इस तरह के भ्रामक प्रचारों से सतर्क बचना रहना चाहिए चाहिए। कि पेशेंट को आप रिफंड कर रहे हो, आप 100% सक्सेस दे रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप इस तरह का ऐड देखते हैं और किसी ने अगर उस आईवीएफ के विरुद्ध अगर कानूनी कार्रवाई की तो वो लोग जेल जा सकते हैं, क्योंकि ये कानून में लिखा हुआ है जी। कि किसी मेडिकल ट्रीटमेंट का 100% सक्सेस और स्पेशली आईवीएफ का नहीं है। और जो रिफंड की भी बात करते हैं तो हो सकता है कि वो 10 लाख रुपया ले रहे होंगे और उसके बाद कुछ पैसे फिर बाद में रिफंड करते होंगे, बट अच्छा। रिफंड वाला नहीं है। मुझे लग रहा है कि इस तरह के भ्रामक प्रचारों से बचना चाहिए। डेफिनेटली अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी, आज के समय में कुछ कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो ये, अगर आप इंश्योरेंस ले लेते हैं अपने फ्यूचर के लिए, जैसे बाकी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उसी तरीके बिल्कुल। से, तो इस तरह के इंश्योरेंस भी होते अभी हैं? आए हैं इंश्योरेंस कंपनी, अब आ रही है कुछ कुछ ये रूल आने के बाद, जी। जिसमें आप वो इंश्योरेंस का प्रीमियम शुरू में भरते हैं। इनकेस अगर आप माँ बाप नहीं बन पाते तो आप वो फैसिलिटी ले सकते हैं, और अगर उसमें से कुछ में आता है कि आपको वो पैसे रिटर्न करता है तो ये उसमें होता है, लेकिन कोई इंश्योरेंस आईवीएफ की क्लिनिक नहीं करता है। क्लिनिक नहीं। तो हमारे जो दर्शक हैं, एक मैं टीवी पे ऐड देखती थी, जागो ग्राहक जागो। तो मैं हमारे जो दर्शक हैं उनको कहना चाहूंगी, जागो दर्शक जागो, और सावधान रहे, सतर्क रहे। इस तरह के भ्रामक
जो ऑफर्स आपको मिल रहे हैं उसके पीछे ना भागे। तो सर मैं अब एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग बिहार में हैं और बिहार में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबाओं के पास जाते हैं और बाबा पता है उनसे कितने पैसे ठग लेते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, क्योंकि उनको माँ बाप बनना रहता है, कपल चाहते हैं कि वो बच्चा कंसीव करे, तो वो बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं और बाद में क्या होता है कि उनको आईवीएफ ही सोल्यूशन दिखता है, घूम फिर के वो वही चले जाते हैं, उनके पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं, टाइम भी बर्बाद हो जाते हैं। आप ऐसे कपल्स को क्या कहना चाहेंगे? टाइम, आपने खुद ही बोला कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। और या अगर हम जब बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करते हैं तो टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आज दर्शकों को बताना चाहूँगा। महिलाओं और पुरुष में एक अंतर जो ऊपर वाले ने दिया है वो ये दिया है कि पुरुष के स्पर्म जो हैं वो हर एक 74 दिन पे एक बनते हैं, यानी कि जब उनके स्पर्म बनने शुरू होता है 12-13 साल के बाद जी तो स्पर्म उनके पास फैक्ट्री है, जी तो वो स्पर्म बनता रहता है हर एक 74 दिन पे। और कोई 20 साल के एज में सपोज किसी के 1 करोड़ स्पर्म है तो हो सकता है कि 40 साल में वो 80 लाख हो जाए, 60 साल में भी हो जाए, 80 साल में भी हो जाते हैं स्पर्म। अगर आप देखेंगे तो टेस्टिस में मिल जाएगा आपको स्पर्म। पता ही यानी नहीं इसलिए बोलता है कि पुरुष जो है कभी बूढ़ा नहीं होता है, बोलते हैं ना तो आप लोग समझते होंगे कि वो एज में ज्यादा दिक्कत नहीं होता। महिलाओं में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी महिलाएं, मेनोपॉज, यस, कोई भी महिलाएं, कोई महिला जब वो अपने माँ के गर्भ में होती है, सपोज कि माँ कंसीव की उस समय में अगर फीमेल है तो ऊपर वाले ने उसको ओवरी दिया, ओवरी दिया और उसमें एक फिक्स नंबर ऑफ एग उसी में दे दिया, बिल्कुल, जिसको हम लोग ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं। और जब जन्म के बाद जब महीना माहवारी शुरू होती है तो हर एक महीने एक अंडे फूटते हैं, उसके साथ 20 से 25 अंडे खराब होते हैं हर एक महीने। अच्छा, इसी कारण से क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अंडों की संख्या कम होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, और ये मैं साइंटिफिक डेटा दे रहा हूँ, अगर जो महिलाओं का बेस्ट जो कंसीव करने का जो टाइम है वो 30 साल से कम जब उसकी उम्र हो, 30 से 35 साल की उम्र में उसके नेचुरल कंसीव करने की क्षमता 25% तक डिक्लाइन करती है, 35 से 40 की उम्र में 50% तक डिक्लाइन करती है और 40 के ऊपर 75% तक डिक्लाइन हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों, राइट। इसीलिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप उस एज में जाते हो, आपके जब अगर मेनोपॉज आ गया, जैसे 40-45 साल में नॉर्मली महिलाओं का मेनोपॉज आ जाता है तो आपके उसके अंडे आजकल तो खत्म हो जाते हैं। पहले तो थोड़ा लेट भी होता था, अब जैसे खाने को देख लो आप, अडल्ट्रेटेड फूड होता है और लाइफस्टाइल में बहुत सारी प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, डायबिटीज, तो ऐसी समस्याओं को लेकर और भी प्रॉब्लम्स आ रही है। यस, और जल्दी मेनोपॉज हो तो रहा है। अगर नॉर्मल एज होता है 45 के आसपास, लेकिन बहुत बार प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर होता है, जल्दी हो जाता है। तो मैं वही बोल रहा था, एक बार अगर वो एग खत्म हो गए तो दुनिया की कोई भी मेडिसिन या ताकत आपके अंडे को बना नहीं सकती है, नहीं बना सकती। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सही समय बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बाबा, जैसे आपने बताया, बाबा और बाकी चीजों पे जो भी झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं, महीने का 1000, 5000, 2000 ले रहे हैं और आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च हो रहा है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और आप महीने सालों तक खर्च करते रहते हैं। लेकिन पैसे तो एक अलग चीज है, उसके साथ साथ टाइम, जो एग खा रहे हैं उसका साइड इफेक्ट, जो दवाई खा रहे हैं उसका साइड इफेक्ट कारण बहुत बार एग, और जो प्रॉब्लम छोटी सी थी जो बहुत आसानी से ठीक हो सकती थी वो बहुत बढ़ जाती है। तो ये टाइम को आप कर नहीं सकते हो, तो बेटर क्या है कि सही समय पे सही इलाज का चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। और लोग बोलते हैं कि आईवीएफ एक लास्ट ऑप्शन है, मैं बोलूंगा आईवीएफ लास्ट ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। आप समझिए, क्योंकि अगर इसके सक्सेस और सब कुछ को देखेंगे इट्स बेस्ट ऑप्शन, बट दैट एवरीथिंग डिपेंड्स कि आप जब जाते हैं तो डायग्नोसिस क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। और प्रॉब्लम अगर आपके ट्यूब बंद हैं, स्पर्म काउंट कम है, एजुस्पर्मिया है, और मतलब आपके ऑब्स्ट्रक्टिव एजुस्पर्मिया है, कुछ उस तरह से केसेस में आईवीएफ एकमात्र सॉल्यूशन है जिसमें आप खुद के बच्चे प्राप्त कर सकते हो। तो ये चीजें बहुत जानना जरूरी है और इसी के लिए जो जांच है वो करवाना बहुत जरूरी है पति पत्नी का, जिसके बाद डॉक्टर ये आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट एप्लीकेबल है। सर अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। आईवीएफ के बारे में एक मूवी आई थी कुछ सालों पहले, उसका नाम है गुड न्यूज। तो आईवीएफ के बारे में मुझे लगता है उस मूवी ने बहुत कुछ बताया, लेकिन मैंने ये मूवी देखा, वैसे तो बड़ा मजा आया, बड़ी ही एंटरटेनिंग मूवी है, बट वहां पे मैंने देखा कि स्पर्म जो है वो मिक्स अदला बदली जैसे देखा था, वो हो गया था। तो क्या ऐसा रियल में भी हो जाता है, क्या होता है, मतलब आप प्लीज बताएं।
नहीं, रियल में भी अगर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते थे पहले, आज से जब ये तकनीक बहुत पुरानी थी, 10 साल पहले हम लोग तकनीक यूज करते थे, डबल विटनेसिंग सिस्टम, जहाँ पे जो आप काम कर रहे हो तो पीछे से एक इम्ब्रोलॉजी जो है आपके हर एक काम को देख रहा है, जैसे व्हाट्सएप में होता है 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यस, तो वो पीछे से देख रहा है, बट दैट वाज मैनुअल विटनेसिंग सिस्टम। लेकिन हमारे इंदिरा आईवीएफ के अभी हर एक सेंटर में RI विटनेसिंग सिस्टम, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम है, जो यूज करते हैं। इस विटनेसिंग सिस्टम में स्पर्म और oocyte को हम एक टैग करते हैं, RFID टैग। आपने देखा होगा ना, गाड़ी जाती है आजकल टोल पे आराम से अपने आप स्कैन किया और उसने ओके कर दिया, अगर नहीं है तो ब्लैक आपको रोक दिया। सेम वे होता है, वहां पे स्टेप रोकने का होता है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम या RI विटनेसिंग सिस्टम में 15 चेक पॉइंट्स होते हैं, चेक पॉइंट्स 15 1 जिसमें कि अगर सेम कपल के स्पर्म और एग नहीं हुए, मैच नहीं किए, तो प्रोसीजर वहीं पे रुक जाएगा और उसको रेड लाइन उसमें क्रॉस हो जाता है, स्टॉप। अच्छा। और अगर प्रोसीजर में दोनों मैच कर रहा है, प्रॉपर ग्रीन सिग्नल है, तभी वो नेक्स्ट स्टेप को क्रॉस करेगा। और ये स्टेप शुरुआत होता है एग निकालने की प्रक्रिया से और खत्म कहाँ पे होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रक्रिया से। उसके साथ साथ जो हम एम्ब्रियो फ्रीज करते हैं, बहुत बार हम लोग किसी के एक्स्ट्रा एम्ब्रियो या oocyte फ्रीज करते हैं, इसको हम फ्रीज करते हैं, तो उसमें भी टैग लगा होता है। हम कभी भी उसको निकाले, उस टैग के माध्यम से पेशेंट का नाम, हस्बैंड का नाम और UHID नंबर, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि एक बहुत ही जरूरी है आपको देना हॉस्पिटल में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का नाम दे दिया, नहीं, क्योंकि सेम नाम से हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है। तो 3 क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। बहुत बार हम लोग जो फॉलो करते हैं वो है पेशेंट नेम, स्पाउज नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। ये तीनों मैच कर गया एंड देन ये 15 चेक पॉइंट्स। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको 1% भी चांस है ये होने का। ये सब मूवी इंटरटेन बनाने के लिए उन्होंने दिखाया, जो बहुत कुछ जगहों पे हुआ भी था। बट यस, अगर आप अच्छे से SOP को फॉलो करते हैं, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक दोनों को फॉलो करते हैं, तो ये प्रक्रिया नामुमकिन है। सर, अब हमारी इस बातचीत को समेटते हुए आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि ऐसे कपल्स जो ऑलरेडी इस जर्नी पे निकल चुके हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। और जहां भी करवाएं, विश्वास रख के करवाएं, ये बहुत जरूरी है। सही सिलेक्शन लाइफ में, जानते हैं, चाहे वो सही पार्टनर हो या सही कैरियर हो या जो भी फील्ड हो, सही चुनाव बहुत जरूरी है। तो मैं यही बोलूंगा कि सही सेंटर का चुनाव करें। भ्रामक जो प्रचार है उसमें नहीं जाना। पैसे बचाने के पीछे ना भागे। बचते नहीं है, एक्चुअली पैसे बचते नहीं है। मोर इम्पोर्टेंटली क्या होता है, कुछ पैसे बच जाते हैं लेकिन समय बर्बाद होता है। तो भ्रामक प्रचार में नहीं जाएं। आप सही सेंटर का चुनाव करें और एक जहां भी ट्रीटमेंट ले, वहां पे ये जरूरी भरोसा करें कि वहां पे आपको विश्व स्तरीय सुविधाएं मिली। और ये जो सुविधाएं हैं, ये जो ट्रीटमेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जरूर जाएं। हर एक दिन टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि IVF में भी AI का इस्तेमाल हो रहा है। आपके जो एम्ब्रियो का जो सिलेक्शन है, जो हम माइक्रोस्कोप से एम्ब्रियो को सेलेक्ट करते हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, वो भी आपको AI के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो वो आपके सक्सेस को बढ़ाएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज आ गया है कि आजकल IVF सक्सेस कैलकुलेटर, हम लोगों ने एक IVF सक्सेस कैलकुलेटर लॉन्च किया है इंदिरा IVF के द्वारा। ये एप्लीकेशन है, ऐप है, जिसमें कि हम अगर आपके रिपोर्ट को उसमें फीड करते हैं तो वो रिपोर्ट बताता है कि कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट है और आपका नॉर्मली IVF में कितने चांसेस हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एज, डिपेंडिंग ऑन BMI, डिपेंडिंग ऑन देयर नॉर्मल जो रिपोर्ट है हस्बैंड वाइफ का, उसके बेसिस पे। तो आजकल ये सब तकनीक का जरूर इस्तेमाल करें। हम आए दिन अपने मोबाइल में AI का इस्तेमाल करते हैं, बट ट्रीटमेंट में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मैनुअल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोथ विल मेक श्योर कि आप बेस्ट सफलता प्राप्त करो। दैट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट यूज। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ना सिर्फ हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की, बट इसके अलावा आपने इनको होप भी दिए, आपने इनको एम्पावर भी किया। इसके लिए थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ और थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट भी बोलना, ऑल द बेस्ट भी बोलना चाहता हूँ। और मैं यही बोलूँगा लास्टली जाते जाते कि
आप प्लीज वैज्ञानिक ट्रीटमेंट का सहारा लें, जी जो कि ऑलरेडी प्रूवन है, और जो भी अच्छे सेंटर है उसका चुनाव करें। और उसके अलावा मैं यही बोलूँगा कि जहाँ भी जर्नी शुरुआत करें, फिर से विश्वास करके करें जी और आगे बढ़ें। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे इस पॉडकास्ट यानी खुशखबरी का मंत्र देखने के लिए। और मैं चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की नई नई कहानियाँ, नई स्टोरियाँ और नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आपके कोई फीडबैक है, तो वो आप हमें या तो मेल कर सकते हैं या तो हमें सोशल मीडिया पे भेज सकते हैं। तो मैं हूँ आपकी होस्ट शाली मिश्रा। मैं आपसे मिलूंगी हमारे अगले एपिसोड में नई स्टोरीज के साथ, नई कहानियों के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल।